अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। पाकिस्तान की सियासत बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और बज़ाहिरन ऐसा लगता है कि शरीफ ज़रदारी रजीम के बहुत दिन बचे नहीं हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम किसी नीट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ख़तरा ये है कि हम किसी और ही पेचीदगी की तरफ ना चले जाएं। दो की डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन में और दोनों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करता हूँ। एक तो वो डेवलपमेंट है जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये पैगाम आने लग गया है कि इलेक्शंस को बहुत देर तक नहीं रोकना चाहिए। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करनी है तो चंद हफ्तों में हो सकती हैं। अगर सेंसस भी, जो कि एमक्यूएम की डिमांड है, वो भी चंद हफ्तों के अंदर मुकाया जा सकता है। और एमक्यूएम पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ने की मुखालफत कर रही है। ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है और मौलाना फजल रहमान भी नहीं चाहते कि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में इजाफा हो, बल्कि मौलाना फजल रहमान तो मंजर आम से गुम है। एक ये डेवलपमेंट चल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फैसलाबाद में एक बहुत ही भरपूर जलसे के बाद सवाबी के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा जलसा किया। इन सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अहमियत है क्या, इसे एक एक करके देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र अगर कर दूं सवाबी के जलसे में, जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत सी अपना जो पुराना उनका एक बयानिया है, मजबूत बयानिया, उनका जो एक नैरेटिव है, उनका जो एक स्टैंड पॉइंट है, उसे उन्होंने दोहराया। अमेरिका के हवाले से, बैरूनी साजिश के हवाले से, कातिलाना प्लान जो कत्ल करने का प्लान है उसके हवाले से। लेकिन एक बात उन्होंने की ऐसी जो हो सकता है बहुत से लोगों ने नज़रअंदाज कर दी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि बात बहुत अहम थी। जब उन्होंने सवाबी के लोगों को याद करवाया कि ये वो खत्ता है जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटिश एम्पायर की खातर लोग जो हैं पहली जंग अज़ीम में और दूसरी जंग अज़ीम में वो जाके यूरोप में लड़े थे। और आप में से बहुत कम लोगों को याद होगा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के अंदर 2.3 मिलियन यानी 23 लाख हिंदुस्तानी सिपाही जो हैं वो उन्होंने सरकार बरतानिया, ब्रिटिश एम्पायर की खातर यूरोप पे जाके जर्मनी या इटली के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग लड़ी थी। इमरान खान साहब, और उसमें से हज़ारों लोगों की उसमें जानें जो हैं वो ज़ाया हुई थी। इमरान खान साहब का कहना था कि दोनों जंगों में अगर इस, और ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तानी सिपाही गए थे ब्रिटिश एम्पायर के डिफेंड में यूरोप में लड़ने के लिए, उसमें से डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज जो आबादी थी वो नॉर्दर्न इंडिया की थी, यानी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की थी। सेंट्रल इंडिया के या साउथ इंडिया के बहुत कम सिपाही जो हैं उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाके लड़ा था। लेकिन इमरान खान साहब का कहना यह था कि सरकार बरतानिया जो थी, जो ब्रिटिश एम्पायर थी, वो कोई बड़ी ममनून नहीं हुई, उसने कोई बहुत शुक्रिया नहीं अदा किया, वो कोई बहुत इम्प्रेस नहीं हुई इस चीज़ से। ये ज़रूर है कि लॉयल मोहम्मदन की टर्म जो है वो इन्वेंट हुई इसी टाइम पीरियड में, लेकिन इमरान खान साहब का कहना यह था कि ब्रिटिश एम्पायर इसलिए नहीं ममनून हुई क्योंकि वो हिंदुस्तान के लोगों को अपना गुलाम समझती थी। पॉइंट उनका ये था कि जब कोई आपको अपना ज़र खरीद गुलाम समझता है तो आप उसके साथ बिजनेस नेगोशिएशन नहीं कर सकते, आप उससे अपने हकूक़ नहीं मान सकते, आप उससे बराबरी के लेवल पे डील नहीं कर सकते। पैगाम उनका ये था कि जब तक मगरब की ताकतें, अमेरिका और बरतानिया, आपको अपना ग़ुलाम समझते रहेंगे, जब तक आपकी ग़ुलामी की मेंटेलिटी होगी, आप उनके साथ कोई फेयर डील उनसे हासिल कर ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ ये वो पैगाम है पाकिस्तानी सियासत का जो गुज़श्ता 75 बरस की तारीख़ में सिर्फ एक पाकिस्तानी सियासतदान ने, वो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाहिद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की शख्सियत हैं जिन्होंने इस किस्म की बातें की थी 75 बरस की तारीख़ में। ये दूसरा पाकिस्तानी सियासतदान है जो पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि हमें मगरब का ग़ुलाम नहीं बनना है, बल्कि हमें मगरब के साथ डील करना है। अगर 21वीं सदी के शुरू में पाकिस्तान के अंदर ये शऊरी सफ़र मुकम्मल हो सके, हम इस चीज़ को समझ सकें कि हमें ज़हनी तौर पे ग़ुलाम नहीं बनना बल्कि अपने इंटरेस्ट के लिए मगरब से और अमेरिका से नेगोशिएट करना है, तो ये एक बहुत बड़ी शऊरी जो है तब्दीली होगी। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा जो दर हकीकत इस साउथ एशिया के इस पार्ट में आया ही नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जिस तरह से आज़ादी की तहरीक चली बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कांग्रेस की बुनियादी पोजीशन 1920 के बाद से 1945 तक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और साम्राज्य के ख़िलाफ़ थी। जबकि मुस्लिम लीग की जो स्ट्रगल शुरू हुई 1937 से पहले, तो मुस्लिम लीग का कोई ख़ास लंबा चौड़ा फंक्शनल वजूद ही नहीं था। लेकिन 1937 के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने जो स्ट्रगल की वो बुनियादी तौर पर कांग्रेस के खौफ में
और हिंदू डोमिनेशन के ख़िलाफ़ स्ट्रगल थी, वो सरकार बरतानिया और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की किताबें लिखी गई, उसमें बहुत ज़्यादा जोर जो है वो हिंदू मेंटालिटी और कांग्रेस के ख़िलाफ़ था, उसमें ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ कोई बहुत ज़्यादा मवाद नहीं था। तो आपको जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है हिंदुस्तान का और जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसके दरमियान आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान 1947 के बाद से जब भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होके उन्होंने मगरब के साथ नेगोशिएट किया है, तो उनका जो रेटरिक था वो बड़ा डिफरेंट था। वो हर दफ़ा मगरब को याद दिलाते हैं कि तुमने 200 बरस तक हमें गुलाम बनाया, तुमने हमारे एसेट्स की, हमारी इस ज़मीन और इस धरती को तुमने एक्सप्लॉइट किया, तुमने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। अगर आप डॉक्टर शशि थरूर को देख लें और दर्जनों, बल्कि मैं कहूँगा सैकड़ों इस किस्म के हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल हैं जो इस बात को दोहराते हैं। और हिंदुस्तान के जो करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब सुब्रमण्यम जयशंकर, वो हर दफ़ा जब उनको मौका मिलता है, यूरोप में खड़े हों, अमेरिका के साथ खड़े हों, 2+2 उनका डायलॉग हो रहा हो, वहाँ पर 2-4 जुमले इस किस्म के ज़रूर ठोकते हैं उसके अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि आपने हिंदुस्तान के साथ मगरब में ये किया था, लेकिन चलें छोड़े, बात जो है वो पुरानी हो गई। इस बात की अहमियत क्या है, ये मैं थोड़ा सा इसकी अहमियत आपको समझाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि बिलावल जरदारी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से अमेरिका जा रहे हैं। पता नहीं अमेरिका जाके क्या करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की 75 बरस की तारीख में मुझे ये शक है कि कोई इतना अनडिज़र्विंग फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया जितना बिलावल जरदारी हैं, जिन्होंने भुट्टो नाम भी अपने साथ लगाया हुआ है, लेकिन दर हकीकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पॉलिटिकल इनहेरिटेंस है और जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उससे बिलावल जरदारी का दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिलावल जरदारी तो इम्पीरियलिस्ट मोल्ड के अंदर एक शख्सियत हैं जो एक इम्पीरियलिस्ट मोल्ड को सर्व करने वाली सियासत जो है वो कर रहे हैं। अगर इस मौजूदा सेटअप में और पीपल्स पार्टी की थिंकिंग के अंदर ज़रा सा भी मेरिट होता, तो फिर पीपल्स पार्टी के सामने 2 शख्सियात थीं जिनको पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहिए था। या तो हिना रबानी खर, जिनको स्टेट मिनिस्टर यानी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है, चूँकि वो फॉरेन मिनिस्टर उनको होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अर्ली 2002, 3, 4 में पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर रह चुकी हैं, इकोनॉमिक्स को समझती हैं। फिर उसके बाद 2011 के बाद वो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर रहीं 2-2.5 बरस तक, तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री को भी समझती थी। तो अगर मेरिट पे बात होती तो हिना रबानी खर को फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए था, और गालिबन उनसे भी बढ़ के अगर किसी को फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए था तो वो फिर शहरी रहमान साहिबा थी, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल रुफ़ कार में थी, उनके साथ कॉमरेड थी। अगर आप पुरानी तस्वीरें निकालें कि देखेंगे लेट 80s की 90s को, उन तस्वीरों में आपको एक यंगर शहरी रहमान साहिबा नज़र आएंगी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लेफ़्ट राइट पे या उनके पीछे खड़ी हुई। और उसके बाद फिर वो सक्सेसफुल एम्बेसडर थी पाकिस्तान की वाशिंगटन के अंदर, और जिन सिविल सर्वेंट्स और डिप्लोमेट्स ने उनके साथ वाशिंगटन में काम किया, उन्होंने मुझे कम अज़ कम ये अकाउंट दिया कि शहरी रहमान वॉज एन इफेक्टिव एम्बेसडर टू वाशिंगटन। तो अगर बात मेरिट में होती तो फिर हिना रबानी खर को, ये शहरी रहमान को पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इस स्टेज पे होना चाहिए था। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर कौन है जो सिर्फ अपना एक जेनेटिक DNA या ब्लड टाइज क्लेम कर रहा है, उसकी कोई इंटेलेक्चुअल या आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ जो है वो नहीं है। ये तो एक अलमिया है। एक तरफ हिंदुस्तान में आपको सुब्रमण्यम जयशंकर की तरह का फॉरेन मिनिस्टर नज़र आ रहा है, जिसे वहाँ पर विदेश मंत्री कहा जाता है, और एक पाकिस्तान में आपको फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक इंतहाई इमेच्योर शख्सियत नज़र आ रही है बिलावल जरदारी की शक्ल में। तो ये थोड़ा सा मैं डाइग्रेशन आपको एक समझाना चाह रहा था। अब मैं एक और इसमें डाइग्रेशन करता हूँ। जब हम PMLN की करंट लीडरशिप को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरीम नवाज़ और हमज़ा को अगर आप निकालें जो डिनेस्टिक और फैमिली पॉलिटिक्स है, तो आपको PMLN के अंदर एक बड़ी वेल डेवलप्ड सेकेंडरी लीडरशिप जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं जिनका एनर्जी और इकनॉमिक्स का बहुत एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर आपको खुर्रम दस्तगीर की तरह का एक सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियन नज़र आता है, जिसका गुजरांवाला में वहाँ पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की पॉलिटिक्स पे बड़ा होल्ड है। वहाँ आपको ख्वाजा आसिफ नज़र आते हैं, वहाँ आपको ख्वाजा साद रफ़ीक नज़र आते हैं, वहाँ आपको अयाज सादिक जैसा बंदा नज़र आता है, वहाँ आपको परवेज़ रशीद नज़र आते हैं। ये तो मैं उनकी बिल्कुल इमीडिएट सेकेंडरी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उनकी एक थर्ड जनरेशन टर्शरी लीडरशिप जो है वो भी बड़ी आपको नज़र आती है। अब मैं आपके से एक सवाल रेज़ करता हूँ, आपको पीपल्स पार्टी में जब बिलावल और जरदारी साहब को हटा दें तो आपको कितनी एक नेशनल लेवल की लीडरशिप पीपल्स पार्टी के अंदर नज़र आती है? ये वो स्कोर्ज है डिनेस्टिक लीडरशिप का, डिनेस्टिक पॉलिटिक्स का, ख़ानदानी और मौरूसी सियासत का, जो इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है जिससे हमें निजात हासिल करनी है। नाउ लेट्स कम बैक टू दी, मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि इस वक्त पाकिस्तान की
जो पॉलिटिक्स है, जो MQM के हवाले से सजेशन सामने आई है, वहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो किसी सिंपल सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही, जैसे बहुत से व्लॉगर्स आपको बताएंगे। बिकॉज एक आम तासुर तो सुबह से ये बिल्डअप हुआ है कि असम्बलीज़, क्योंकि अब MQM की तरफ से भी ये सजेशन आई है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। जो कल की हमने स्टेटमेंट्स देखी एहसन इकबाल साहब की, और हमने राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखी, जो हमने डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की एक प्रेस टॉक देखी, उससे हमें पता चलता है कि PMLN लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद इस असूली मौक़िफ़ पे पहुंची है कि जिस किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए जो मुश्किल फ़ैसले करने हैं कि आपको पेट्रोल की, डीज़ल की और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ानी है IMF से स्टाफ लेवल नेगोशिएशन लेने के लिए, जो 18 तारीख को IMF ने बुलाया हुआ है दोहा में। तो PMLN जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। ग़ालिबन नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जब तक बाकी जो जमातें और हिस्से हैं सिस्टम के, जिसमें PPP है, जिसके अंदर मौलाना है, जिसके अंदर MQM है, वो इस वज़न को उनके साथ मिलकर उठाएं, जिसमें ANP है, वो सब लोग शामिल हों इस इकनॉमिक एजेंडा के अंदर, इसकी ज़िम्मेदारी लें। और राना सनाउल्लाह साहब की जब बातें सुनते हैं एक दिन पहले की, तो आपको लगता है कि वो सिर्फ इन सियासी जमातों की तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि वो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये वज़न उठाने की ज़रूरत है। तो जब ये सारी सिचुएशन हम देखते हैं, उसके अंदर जब MQM की बात हमारे सामने आती है कि MQM ये समझती है कि इलेक्शन को बहुत देर तक जो है मुलतवी नहीं करना चाहिए, अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो चंद हफ्तों में हो सकती हैं। और मेरे एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया फैसल सब्ज़वारी साहब ने, और उनका ये कहना था कि अगर हम चाहते हैं कि सेंसस हो, और ये सेंसस भी हम नहीं समझते कि इसके लिए महीने चाहिए, हम समझते हैं कि एक नया सेंसस जो है आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चंद हफ्तों में हो सकता है। तो जब सारी डेवलपमेंट्स को बहुत से लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम एक बड़े परफेक्ट पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन ख़तरा ये है कि शायद ये सोल्यूशन जो लोग सोच रहे हैं, ये एक सोल्यूशन तो लोगों के जहनों में ये है कि असम्बलीज तोड़ी जा सकती हैं, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद एक इंटरम सेटअप जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन एक दूसरी अफवाह ये भी गर्दिश कर रही है कि इंटरम सेटअप के बजाय एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर अफसरशाही के लेंस से ये सोचा जा रहा है कि अगर हम एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप ले आएँ। सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर हफीज़ शेख जो हैं वो 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में देखे गए हैं, पिंडी में देखे गए हैं, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो इस तरह से एक दोबारा से एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाने की बात हो रही है, जिसमें ये कोई 90 दिन की बात नहीं हो रही, बल्कि सोचा जा रहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाकिस्तान में 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने के लिए एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा। और अगर टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा तो फिर इसका मतलब है कि उसके पीछे रियासत की ताकत ही होगी जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप को चलाएगी। तो यूँ एक बहुत बड़ी पेचीदगी की तरफ भी हम जा सकते हैं। यही वजह है कि अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने बड़े बरमला तरीके से ये कहा कि इस मुल्क में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं चाहिए, यहाँ इलेक्शंस चाहिए, एक इंटरम सेटअप चाहिए। वो सुन ले कि फवाद चौधरी ने कहा क्या। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की जरूरत है। आप 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। कोई हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए। अब ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने आ जाती है। अब इस सिचुएशन में जो चैलेंज है, क्यों ये लगने लग गया है कि PMLN जो है वो बजाते खुद इस सूरत हाल से निकलना चाहती, उसकी वजह ये है कि 18 तारीख को स्टाफ लेवल नेगोशिएशन या टॉक्स जो हैं वो शुरू होनी थी दोहा पे IMF के साथ। IMF ने ये कह दिया हुआ था कि पाकिस्तान को इससे पहले अपनी जो सब्सिडीज़ हैं पेट्रोल पे, डीजल पे, बिजली पे, वो ख़त्म करें, कीमतों को बढ़ाएं और आएँ। हम ये सुन चुके हैं एक दिन पहले कि डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि अभी हम इस स्टेज पे इनको नहीं बढ़ा सकते। अगर इसको नहीं बढ़ाते तो फिर वो कौन सा बहुत ज़्यादा मेरिकल होगा कि IMF स्टाफ लेवल नेगोशिएशन जो है वो एग्रीमेंट देगी पाकिस्तान को, जिसकी कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो यहाँ से लोगों ने ये मतलब निकाला है, अगर आप टेलीविज़न डिस्कशन देखें, कि PMLN खुद इस सेटअप को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाह रही। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि अगर ये सेटअप ख़त्म होता है तो इसमें से निकलेगा क्या। इसमें से वो चीज़ निकलेगी कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी और 90 दिन के अंदर एक इंटरम सेटअप हमारे सामने आएगा जो एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएगा, या यहाँ पर एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो कई महीने चल सकता है, गैर मुअय्यना मुद्दत पे चल सकता है। और जो जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट से मेरी बात हुई है वो समझते हैं कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है ये बड़ी पुरानी थिंकिंग है पाकिस्तान के अंदर, जो 90 से चली आ रही है कि कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आप ला सकते हैं जिसके पीछे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है, उसको कोई सियासी मकबूलियत हासिल नहीं है, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन ऐसे कर सकेगा जिसको आवाम की और सियासी जमातों की तायद तो हासिल नहीं है, लेकिन उससे इकनॉमिक सोल्यूशंस का हल निकल आएगा। तो ये एक बड़ा फेल्ड किस्म का फार्मूला है, लेकिन दोबारा खुदा न खास्ता कहीं सिस्टम इस टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ ना चला जाए।
ये इस वक्त एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो महसूस किया जा रहा है, और ये सिचुएशन वो है जो अगले कुछ दिनों में हमारे सामने, आप कह रहे हैं कि 3-4 दिनों में, बिकॉज अब हमारे सामने ये सिचुएशन जो है वो वाज़ेह हो सकेगी।